हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको अकाउंटेंसी के पेपर को किस प्रकार से लिखना है कि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। होता क्या है कि बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं अकाउंट के एग्ज़ाम में। कि सबसे पहले तो बच्चे ये कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम कम रह गया। टाइम कम कुछ नहीं होता बेटा, आप टाइम से करोगे तो टाइम बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, और मिनट्स में करोगे मतलब सही तरीके से करोगे तो सही तरीके से करते समय कोई टाइम में कोई कमी नहीं आएगी आपकी। ठीक है, तो आज की क्लास उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि एचबीएससी क्लास 12th के एग्जाम में अकाउंटेंसी का पेपर देने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में अकाउंटेंसी का पेपर लिखना होगा। ठीक है, देखिए इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं। पहले तो एचबीएससी का जो पेपर होता है ना वही दिखाता हूं मैं। ठीक है, एचबीएससी का पेपर देखते हैं एचबीएससी की साइट पे जाकर। ठीक है, 2025 का एक पेपर दिखाता हूं, उसमें समझाऊंगा मैं किस प्रकार से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होगा और उससे अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ सके। देखिए, अगर आपको पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पे जाकर, और फिर इधर आपके पास ईयर्स हैं, बहुत सारी ईयर्स हैं। हम 2025 का देखते हैं। 2025 में अकाउंट्स का पेपर सबसे ऊपर ही मिल जाएगा आपको। सेट ए ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई सा भी सेट ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें समझना है, हमें ये समझना है कि किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये पेपर आ गया आपका। देखो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पेपर में ना स्टार्टिंग में ना आपको ना बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको समझिए। जैसे कि इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। देखो सबसे पहली चीज़, देखो नॉर्मली आपको ये तो सब पता ही होगा कि आपके पास 3 घंटे होते हैं और आपका पेपर कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, 3 घंटे का मतलब है आपके पास 180 मिनट है। ठीक है, और अगर 60 मार्क्स का पेपर है तो अगर देखा जाए तो हर मार्क्स के लिए आपको 3 मिनट कम से कम देने होंगे। 3 मिनट से ज़्यादा अगर आप देते हो तो कहीं ना कहीं आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। आप वॉच लेके जाना, या तो वॉच तो एग्जामिनेशन सेंटर पे होती है, या तो टीचर से पूछते रहना। आप अगर जैसे कि एमसीक्यू कर रहे हो, एमसीक्यू हमारे पास कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, 20 एमसीक्यू होते हैं, तो 20 मिनट के लिए 20 एमसीक्यू के लिए मैक्सिमम जो टाइम आपको चाहिए वो 1 घंटे चाहिए, है ना। 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छा है, बट मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम का मतलब है 1 घंटे लास्ट है आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे तक ही एमसीक्यू कर रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 30 मिनट के अंदर हो गई, 40 मिनट के अंदर हो गए, तो तब भी आप उधर से 20 मिनट आपके बच जाएंगे, जो कि आप जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करोगे ना तब थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझाया कि 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट मिलते हैं आपको। ठीक है, 180 मिनट का मतलब क्या हो गया कि आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए, 1 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए कितने मिनट लगाने हैं, 3 मिनट लगाने हैं। 3 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लगाना, ये मैक्सिमम टाइम है आपका। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम है कि 3 घंटे 3 मिनट आपको एक नंबर के क्वेश्चन के लिए देने होते हैं। ठीक है ना, 1 नंबर का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मान के चलो आपके पास 2 नंबर वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आप कितने मिनट दोगे, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट का मतलब है आप उसे कहीं ना कहीं 4 मिनट में अगर कर दोगे ना, तो गारंटी से कहता हूं कि आपका टाइम बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर हमारा टाइम कम रह गया, हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमें क्वेश्चन आता था बट फिर भी टाइम कम रह गया, तो बच्चों अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलोगे ना, आप मैनेजमेंट करके चलोगे तो गारंटेड है आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका टाइम से पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि टाइम कितना आपको चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो पेपर में चीज़ें लिखी हुई है ना उनको भी थोड़ा समझ लो, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लीज मेक श्योर दैट प्रिंटेड पेज इन द
इन दिस क्वेश्चन पेपर इज 24। पेज संख्या कितनी होनी चाहिए? 24 होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास जैसे ही पेपर आए तो सबसे पहले काउंट करो। ऐसा नहीं देखना कि ये पहला पेज हो गया, लास्ट में देख लिया कि ये 24 लिखा है, बहुत हो गया, नहीं, काउंट करो आप। 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे तो 24 पेज होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो 24 पेज अगर होंगे तो आपके लिए सही है। कभी कभार ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है कि बच्चा स्टार्टिंग देख रहा है और लास्ट देख रहा है, 24 पेज है, बट बीच में से पेज गायब है। तो बीच में से पेज गायब है, फिर बच्चों को दिक्कत आती है, उसे पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन भी था या नहीं था। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या देखना? पेज नंबर, ठीक है। फिर दूसरा, प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर और सेट को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। जो भी आपके पास आंसर शीट दे रखी होगी उसमें आपके पास आपको कोड नंबर और सेट लिखना होगा। ध्यान रखना, कोड नंबर और सेट जरूर लिखना, ठीक है। जब एग्जामिनर चेक करता है ना, लास्ट में जब आपकी कॉपियां चेक होती हैं तो वो सेट के अनुसार चेक करता है, ठीक है। तो अगर आपने कोड या सेट में कोई दिक्कत कर दी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। ये सारी चीजें हैं, आप समझ के जाएं अभी से, ताकि पेपर में कोई दिक्कत ही ना हो आपको समझने की। ये सारी चीजें हर बार रिपीटेड ऐसे ही लिखी होती हैं, तो यहां समझ लोगे तो पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अगली चीज क्या कह रही है कि बिफोर बिगिनिंग टू आंसर्स अ क्वेश्चन इट्स सीरियल नंबर मस्ट बी रिटन। जब भी कोई भी क्वेश्चन लिखो, दो चीजें याद रख लो, क्वेश्चन नंबर भी और सेक्शन भी। जैसे कि आप सेक्शन ए कर रहे हो तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो सेक्शन ए। क्या फायदा होगा इससे? फायदा ये होगा कि टीचर को पता रहेगा कि सेक्शन ए, फिर आप लिख रहे हो लास्ट में सेक्शन बी, तो टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो ये मार्क्स, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक का जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्या है? सेक्शन ए के। तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि सेक्शन ए में तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो हैं वो उस तरीके से चेक करेगा। अब बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा ये गलती करता है कि पहला क्वेश्चन लिखा, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा, दूसरा क्वेश्चन लिखा और बीच में उसे आया कोई दूसरा क्वेश्चन जो 4 नंबर का था, उसने यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन लिख दिया। तो टीचर को थोड़ा सा हो सकता है कभी कभार कि टीचर को ध्यान ना रहे, तो वो उस एक नंबर वाले क्वेश्चन के बीच में जो 4 नंबर का क्वेश्चन छिपा पड़ा था ना, उसके भी कितने मार्क्स देते आपको? 1 मार्क्स देते। तो वहां पर क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। तो सीरियल वाइज बहुत जरूरी है, सीरियल वाइज जरूर लिखें आप, ठीक है ना। सीरियल वाइज भी लिखें, जैसे इसमें बोल रखा है सीरियल नंबर भी जरूरी है, और सेक्शन वाइज भी आप लिखें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से डालें। और ट्राई करें कि बीच में कोई क्वेश्चन दूसरे सेक्शन का ना आए। सीक्वेंस वाइज करें आप, सीक्वेंस वाइज करोगे तो बढ़िया रहता है, ठीक है ना। ट्राई करें सीक्वेंस वाइज करने का, ठीक है, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है देखो, डोंट लीव ब्लैंक पेज इन योर आंसर बुक। ब्लैंक पेज तो बिल्कुल मत छोड़ना भाई। दिक्कत क्या होती है ब्लैंक पेज से? देखो, जब एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा वो क्या करेगा कि पेज देखता है, ठीक है। हालांकि तो वो वैसे तो क्रॉस लगाता है, एंड तक क्रॉस लगाता है, बट बाय चांस ऐसा हो सकता है कि वो क्रॉस ना लगाए, आप पेज देख रहा है, वो लास्ट पेज देखा कि नहीं है इसमें कोई, वो उसने अगला पेज देखे ही नहीं, तो उससे क्या हो सकता है कि आपकी पूरी आंसर शीट चेक नहीं हुई होगी। समझ रहे हो ना बातों को? तो ध्यान रखना, ब्लैंक पेज कोई भी मत छोड़ना। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता सेक्शन वाइज, एक सेक्शन का आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो उससे रिलेटेड आप क्या करो कि दूसरा क्वेश्चन कर लो पहले और फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन कर लेना उसी सेक्शन का, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना कि कोई भी पेज बिल्कुल मत छोड़ देना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एक्सेप्ट आंसरिंग बुक, आंसर बुक, नो एक्स्ट्रा शीट विल बी गिवन। भाई ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। वैसे सबको पता होगा क्योंकि 10th क्लास का बोर्ड आप दे के आए हो कि आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। ऐसा देखा गया है कई बार कि बच्चा क्या है कि अकाउंट्स का पेपर हो या बिजनेस का पेपर हो, उसे लेंथ ही लिखने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3 पेज 4 पेज एक क्वेश्चन में थ्योरी में लिख दे। तो वहां पर क्या होता है कि लास्ट में उसे पता चलता है कि पेज तो कम पड़ गए, तो वहां पर क्या है कि उसे दिक्कत होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, पेपर को उसी हिसाब से करना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है और जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही करना।
ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप कहानी बनाते जा रहे हो, कहानी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टीचर्स जो बैठे हैं वो एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं कि आप कहानी बना रहे हो या क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, सही तरीके से लिखना, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट राइट द रोल नंबर ऑन क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट रोल नंबर, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर, डू मेक एनी मार्क ऑन आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या कह रहा है? रोल नंबर लिखें सबसे पहले, तो रोल नंबर अपने क्वेश्चन पेपर पे जरूर लिखें, ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर लिखें, और बोल रहा है कि रोल नंबर के अलावा कुछ ना लिखें। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मत लिखें, क्योंकि देखो जब चेकिंग करने वाले आते हैं ना, अगर आपके पे मतलब ये देखते हैं कि भाई आपने पेपर पे कुछ लिखा है या तो आपने मार्क भी किया है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे मार्क भी किया है, तो क्या होता है वो आपसे पूछेंगे कि ये किसने क्यों किया है, आपने क्या कारण है इसका, तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। अगर वो आपसे पूछताछ करेंगे तो 10 मिनट तो वो ले जाएंगे, ठीक है, 10 मिनट ले जाएंगे, तो भी 10 मिनट भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी ऐसा ना करें, और एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर पे ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल ना करें जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज को। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन इंश्योर दैट यू हैव बीन सप्लाइड द करेक्ट एंड कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आपको करेक्ट पेपर मिला है या नहीं मिला। गलती हो जाती है कभी कभार, जो इन्विजिलेटर होता है ना, टीचर होते हैं एग्जाम हॉल में, उनमें क्या होता है, मान चलो पहले व्यक्ति को उन्होंने सेक्शन ए दे दिया और दूसरे व्यक्ति को गलती से सेक्शन सी दे दिया, बट आपको मिलना कौन सा था, बी मिलना था। तो आप थोड़ा सा श्योर हो जाएं, सामने वाले से एक बार पूछ लें कि आपको कौन सा सेक्शन मिला है, ठीक है। इसमें कोई इतनी चीटिंग थोड़ी हो रही है, सामने वाले से ये पूछें कि आपको सेक्शन कौन सा मिला है, पीछे वाले से पूछें सेक्शन कौन सा मिला है, तो उससे क्या है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो पेपर है आपका ही है, आपको जो सेक्शन मिलना था वही मिला है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आप सबसे पहले लिखने से पहले देख लेना कि आपको जो सेक्शन मिला है वो सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा गलती करता है ये है, देखो ये गलती करता है बच्चे को नहीं पता होता पेपर में कि जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो डिवाइड होता है इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बच्चों को क्या लगता है, एक पार्टनरशिप और दूसरा कंपनी, 2 में डिवाइड होगा। बट यहां पर एक तीसरी चीज भी आती है जिससे हम कहते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। देखो पहला हो गया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी, ठीक है, दूसरा हो गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीसरा हो गया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ये जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है ना, आमतौर पर ये बच्चों का ज्यादातर नहीं होता। तो आपको कौन से सेक्शन करने हैं, 2 पार्ट करने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करने होते हैं, ठीक है। और अगर किसी के पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो वो पार्ट ए और पार्ट सी करेगा। पार्ट ए तो सबके लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है। बात समझ आ रही है? तो ध्यान रखना कि आपके पास 3 सेक्शन आते हैं। मैं चलो दिखा देता हूं एक बार आपको 3 सेक्शन कैसे आते हैं। देखो ये है पार्ट ए, ठीक है, ये पार्ट ए आ गया आपका, ठीक है। फिर पार्ट ए में क्या क्या आएंगे, एमसीक्यू आ गए, एमसीक्यू आ गए, और पार्ट ए में ये भी सब आ जाएंगे, 2 नंबर के, 3 नंबर के। ये पार्ट बी आ गया अब आपका, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट था वो सब आ जाएगा, ठीक है, जिसमें कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास पार्ट सी, इसके बाद पार्ट सी आ जाएगा आपके पास। देखो ये आ गया पार्ट सी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। तो ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का आपको नहीं करना, ठीक है। ध्यान रखना जिन बच्चों का है वही करेगा, बाकी सब नहीं करते। जिनके पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है वही करता है, और बाकी लोग क्या करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी करते हैं, ठीक है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लिखना है, कि कैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो आपके पास जो ये 1 नंबर की थ्योरी आ जाती है ना, एक नंबर में भी थ्योरी आ जाती है। जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें एक थ्योरी आ गई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने वर्ड लिखें या कितनी लाइन का मतलब आंसर दें। तो ध्यान रखना कन्वर्टिबल डिवेंचर है कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका मतलब नहीं है कि 1 लाइन में लिख दो आप, नहीं, कम से कम 2 से 3 लाइन तो आप अपने आंसर शीट्स की उसमें लिखें, ठीक है। 2 से 3 लाइन लिखो गारंटेड। देखो कन्वर्टिबल डिवेंचर के बारे में लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है, और फिर क्या कर दो, एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। एग्जाम्पल दे दोगे तो बेटर होता है, ठीक है। और जितने भी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनकी जो आप वर्किंग नोट बनाओगे उसे साथ में बनाएं या साइड में बनाएं, बेटर ये रहता है साथ में नीचे की तरफ बनाएं, ठीक है। और ये छोटे छोटे एमसीक्यू हैं तो इनके लिए तो आप बगल में बनाएं ताकि आपके पेज ज़्यादा ना भरें, ठीक है। बगल में बनाना इसमें बेटर रहेगा। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग टाइप देख लेते हैं एक बार। जैसे ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, अब ये आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों के लिए क्या करना होता है, ध्यान रखना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें जनरल एंट्री करनी है ना, 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको। एक वर्किंग नोट आप अपने लिए कंपलसरी समझ लो, मस्ट है। ये क्या है, मस्ट कंपलसरी है ये आपके लिए, ठीक है। और दूसरा नरेशन, बच्चा भूल जाता है इस चीज को, नरेशन को, ये जरूरी है। वर्किंग नोट और नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क देने में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन करा आपने, क्वेश्चन करते समय कहीं ना कहीं जैसे आप परसेंटेज निकाल रहे हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा है बच्चा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा है, उसे पता है कि 10 लाख की कैपिटल है और उस पर 10% निकालना है, तो उसको दिमाग में आता है, मतलब दिमाग में उसे पता है कि 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। बट बच्चों ऐसे नहीं करना, आपको दिखाना है। आप वर्किंग नोट बनाओ, एक वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 1 डालो उस पर, ठीक है, और लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख का 10%, फिर 1 लाख लिखो। इससे क्या है, इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, प्रेजेंटेशन अच्छी बनती है। देखो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन आप समझते हो ना, अगर आपने कोई पेपर लिखा और अच्छा लिखा तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं आपको। जैसे कि आप कहीं क्वेश्चन में एक गलती कर दी आपने, वैसे तो मार्क्स आपके कम होने हैं, बट कितने कम होने वो डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन पे। टीचर 1 नंबर भी काट सकता है, 2 नंबर भी काट सकते हैं, और चाहे तो आधा नंबर भी काट सकता है। तो आधा नंबर कब काटेगा, जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, ठीक है, और आपने वर्किंग नोट ये सारी चीजें भी बनाई होगी, तो वो ज्यादा नंबर ना काट के कम नंबर काटेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है ना कि अगर आपके सामने कोई 2 चीजें हैं, मतलब 2 प्लेट हैं, और एक में अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया और दूसरे में कम प्रेजेंटेशन दी गई है खाने पर, तो आप जो दूसरा है ना जिसमें प्रेजेंटेशन कम है उसे खाना कम पसंद करोगे, जो प्रेजेंटेशन अच्छी है उस पर ज़्यादा खाना पसंद करोगे, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी करते हो ना तो टीचर भी अच्छी तरीके से चेक करता है और आपके मार्क्स भी कम डिडक्ट करेगा। बात समझ आ रही है? मार्क्स कम डिडक्ट करने के लिए आप प्रेजेंटेशन को अच्छी तरीके से करें। अब ये चीज ध्यान रखना, अगर जैसे कि मान चलो आपके पास ये आ गया, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट और हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2 चीजें हैं इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। दोनों को मर्ज बिल्कुल मत करना। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन बताया गया है व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बारे में लिखना, ठीक है, और एग्जाम्पल भी देना। हर क्वेश्चन में ये दिमाग में बैठा लो कि डेफिनेशन वाला कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेशन दो बढ़िया तरीके से, और देन फिर उसका एक एग्जाम्पल भी दो। उससे क्या है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, ठीक है। और अगला जैसे कि डिफर बोल रहा है ना, डिफर के लिए आप ज्यादातर यूज करो पॉइंट्स का, ठीक है, पॉइंट्स का यूज करो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे। बच्चा क्या करता है, कभी कभार एक ही लाइन में लिखता जाता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट ये होता है, रियलाइजेशन अकाउंट ये होता है, और फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट में ये होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ये होता है। गलत, वो गलत तरीका है आपका। पॉइंट्स बनाओगे तो उससे क्या है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। 4 पॉइंट्स बनाओ और हमेशा डिफर को इस तरीके से ही बताओ कि इधर रिवॉल्यूशन अकाउंट और इधर रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरीके से। तो अलग अलग बनाओ,
ठीक है, और उधर इसके ना बेसिस भी लिखो कि किस बेसिस पर आप उसका डिफरेंस कर रहे हो। इधर बेसिस भी लिखना जरूरी है कि नेचर वाइज और पार्टनर्स वाइज या डिसोल्यूशन वाइज किस प्रकार से आप उसका क्या कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो। ठीक है ना, तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, इस तरीके से। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको क्या क्या बनाना, 3 चीजें बनानी है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले इनका नाम बढ़िया तरीके से ऊपर लिखना बहुत जरूरी है, जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजें तरीके से लिखें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये तरीके से लिखें, ठीक है ना। और बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी होगी इसमें टाइम बचाने के लिए, बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बच्चा क्या करता है कि पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट को कंप्लीट करता है, पहले पूरा करेगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा, फिर करेगा, करते समय एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएगा और फिर टाइम होता है उससे वेस्ट। बच्चों को क्या करना चाहिए, जब ये बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, तो क्वेश्चनों को एक साथ अटेम्प्ट करना होता है, मतलब तीनों का फॉर्मेट बना दो, रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दो, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दो और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दो। अब फॉर्मेट बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि कितनी लाइन का फॉर्मेट होना चाहिए। तो देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट है ना, आप इन चीजों का अंदाजा लगा सकते हो इनकी एडजस्टमेंट से। कितनी एडजस्टमेंट है, 6 एडजस्टमेंट है, 6 एडजस्टमेंट है ना। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में 6 तो एडजस्टमेंट मान लो, ठीक है, और 2-3 लाइन एक्स्ट्रा क्लोजिंग के लिए मान लो, तो 6 और 3 9 लाइन का क्या बना दो, रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दो। 9 लाइन से ऊपर तो बनने ही नहीं वाला, गारंटेड है। क्यों, अगर सारी की सारी एडजस्टमेंट एक ही तरफ भी आ गई ना, तब भी वो कितने का बनेगा, 9 से ज्यादा का बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपको एक साथ बनाओगे तो टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन में डाला जो ट्रांजेक्शन वही आपको बैलेंस शीट में डालनी है, तो 2 बार पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। बात समझ रहे हो ना। तो एक बार रिवॉल्यूशन में डाली जो ट्रांजेक्शन है, और एक बार बैलेंस शीट में, और अगर कैपिटल में आ रही तो कैपिटल में लिख दी। बात समझ रहे ना। तो ध्यान रखना कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने का फॉर्मेट क्या हो गया कि आप इसको काउंट कर लो, 6 है तो 6 लाइन का वो, और 3 लाइन एडजस्टमेंट में यानी कि क्लोजिंग का छोड़ के आप उसको फिर दूसरे में बना दो, यानी कि कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट में भी कुछ ऐसी होता है, कैपिटल अकाउंट भी 6 लाइन का ही बना दो। 6 लाइन से ज्यादा अगर कोई भी एडजस्टमेंट आ भी गई तो 6 लाइन से ज्यादा की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। बात समझ रही है। तो 6 लाइन का ये हो गया, और प्लस उसमें भी 3 या 4 लाइन जोड़ दो, तो उसमें भी 9 या 10 लाइन का एक फॉर्मेट बना दो। फिर उसके बाद बैलेंस शीट तो लास्ट हो जाती है, उसमें बनाओ कैसे भी बनाओ। बैलेंस शीट का क्या है, बैलेंस शीट तो उसके अनुसार बना दो जो अपने पास दे रखी है। ये बैलेंस शीट दे रखी है हमें, कितनी लाइन की है, 3 ये लाइन होगी, 3 ये लाइन होगी, यानी कि 6 लाइन ये हो गया, एक साथ ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट में 7-8 लाइन की बनने वाली है। तो इसी तरीके से लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको समझा जाता है कि किस प्रकार से आपको उनके लिए लाइन बनानी होती है। बच्चा ये कंफ्यूज रहता है, कभी कभार पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएगा, उसमें कम लाइन लिख देगा, फिर उसे क्या है कि मर्ज करना पड़ेगा, मैच्ड हो जाता है वो, ठीक है ना। तो उससे क्या है, कंजस्टेड हो जाते हैं क्वेश्चंस। 2-4 क्वेश्चन मतलब 1-2 लाइन और लिखनी होती है, फिर जगह नहीं बचती, तो बच्चा क्या ऐसे ही उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो वहां पर क्या है, प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है आपकी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं, मगर कम नहीं होनी चाहिए। कम हो जाएगी तो वो मैच्ड हो जाएगा, उधर क्या है कि कंजस्टेड क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा हो जाएगी कोई बात नहीं, बट कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पेपर को लिख सकते हैं। और जितने भी ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होती है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से लिखना। अगर आपके पास कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन चलो अलग अलग है, तो आप अलग अलग इसको लिखोगे, ठीक है। बट फिर भी ये 2.5 नंबर का है, देखो 2.5 नंबर का है ना, 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर के हो गए, तो 2.5 नंबर में कितना लिखोगे आप। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के बारे में लिखना होगा, तो सबसे पहले उसकी लिखो डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसमें एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल में साथ में होनी चाहिए जनरल एंट्री विद फॉर्मेट, ठीक है। अब इश्यू ऑफ शेयर ये प्रीमियम लिख दिया, और एक्स्ट्रा 1-2 चीज और लिख सकते हो, यूज ऑफ प्रीमियम लिख सकते हो, ठीक है। तो कम से कम 2.5 नंबर के लिए
2.5 नंबर के लिए मैं मानता हूं मैक्सिमम कम से कम आपको 2 पेज तो करने चाहिए, 2 पेज नहीं तो जो 1.5 पेज तो आपको करना ही चाहिए। इससे कम करोगे तो 2.5 पेज में 2.5 नंबर के लिए आपको 2.5 नंबर बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। 5 नंबर का क्वेश्चन है टोटल दोनों मिला के, तो कम से कम 3 या 3.5 पेज तो आपके कवर होने चाहिए, तब जाके आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, मतलब 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना डेफिनेशन बनाओ, ठीक है, डेफिनेशन में एग्जाम्पल दो, फिर जनरल एंट्री बनाओ, जनरल एंट्री में विद फॉर्मेट बनाओ और फॉर्मेट में भी नरेशन लिखो। ठीक है ना, फॉर्मेट बनाओगे सही तरीके से, पर्टिकुलर डेट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट LF, ये सब तरीके से बनाओ। और स्केल ले जाओ, स्केल जरूर ले जाना, ऐसे हाथ से मत खींच देना ये लो लाइन हो गई बेटा, इसके होंगे, इसमें ये प्रेजेंटेशन नहीं हुई, इसके मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, पेपर में एक ही पेन का यूज करना है, 2 पेन का यूज करने की जरूरत नहीं है, इससे टाइम वेस्ट होगा। बच्चा क्या करता है कि फॉर्मेट बनाने के लिए ब्लैक पेन और फिर उसमें लिखने के लिए ब्लू पेन, गलत चीज़ है ये। फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता आपसे कि आप फॉर्मेट को ब्लैक से बनाएं और फिर उसकी प्रेजेंटेशन मतलब अंदर की जो फिलिंग है वो आप ब्लू से करें, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक ही पेन का यूज़ करें और बढ़िया पेन का यूज़ करें। ठीक है, और पेन तो 1-2 एक्स्ट्रा लेके ही जाओगे आप, बट स्केल जरूर लेके जाना। अकाउंट्स के पेपर में स्केल आपको बहुत ज़रूरी है, स्केल जरूर लेके जाएं। ठीक है, और एक और चीज़ कहूँगा मैं, जब आप ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करते हो ना, रिवोल्यूशन अकाउंट ये सब, उसके लिए पेंसिल भी लेके जाएं। क्या फ़ायदा होगा, जब आप रिवोल्यूशन करोगे ना, पेंसिल से पहले करें, पेंसिल से टोटल कर लें। ठीक है ना, क्या होता है कि कभी कभार टोटल करने के बाद में पता चलता है कि अरे यार बैलेंस शीट ही नहीं मैच हुई, तो बैलेंस शीट नहीं मैच हुई फिर उसे काटना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करें, पेंसिल लेके जाएं, पेंसिल लेके जाएं, सारी चीज़ें कर लें, फिर क्या टोटल पेंसिल से करें, और जब पूरा मैच हो जाए तो उसे पेन से जल्दी से कर दें। ठीक है ना, तो ध्यान रखना पेंसिल लेके जाएं, उससे क्या है कि आपके जो टोटल करने के बाद जो गलती हो रही है, तो वो गलती के बाद आपको बार बार काटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, पेंसिल से लेके जाओगे, पेंसिल से करोगे तो रबड़ से मिटा दोगे आप उसे। ठीक है ना, इरेज कर दोगे, तो उससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो खराब नहीं होगी। बात समझ आ रही ना, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये कुछ टिप्स थी जो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो बहुत बेटर है, क्योंकि इससे आपके कहीं ना कहीं मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज बिल्कुल नहीं होंगी। बस समझ रही है, तो ये सारे जो टिप्स हैं, ये सारे जो तरीके हैं, इसको दिमाग में बैठा लेना। पेपर को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। बाकी अपना पेपर पे ध्यान रखना और आस पड़ोस पे ध्यान रखना कि कोई आपको मतलब ऐसा ना हो कि कोई चीटिंग दे रहा हो, चीटिंग फेंक रहा हो, आपके पास जाके गिर जाए, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। और पेपर की तैयारी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, डे 1 से लेकर डे 2, डे 3, इस तरीके से मैं तैयारी आपको अपने चैनल पे करवा रहा हूँ। अगर किसी ने हमारा रिवीजन सीरीज नहीं देखा हो तो आप देखें, सारे करवा रहा हूँ मैं, जिसमें अकाउंट्स और मैथ दोनों कवर करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।